नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इतिहास शिक्षण को हम नेटवर्क के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और इसकी नेटवर्किंग में किस प्रकार की भूमिका रह सकती है। तो इतिहास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत में हम कई प्रकार के दायित्वों को, सामाजिक दायित्वों को बढ़ाकर, सामाजिक भूमिका बढ़ाकर नेटवर्क की हम अपने इतिहास से संबंधित बातें लोगों को शेयर कर सकते हैं। अब मुझे आज मैं घूमने गया भाई कुंभलगढ़ दुर्ग पर, तो वहाँ से फ़ोटो खींचे और फ़ोटो शेयर कर दिए मैंने फेसबुक अकाउंट पर। अब जब फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए और उसके बाद में कुछ कैप्शन लिखता है, कुछ वक्तव्य लिखे हैं कि भाई उसके वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ बातें लिखता हूँ और या मैं वहाँ कुछ नया सीखता हूँ तो उसके बारे में टाइप करके डालता हूँ, तो उससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है। ठीक है ना। इसके साथ में ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरातत्व विभाग के जो स्थान हैं जिनकी खोजें अभी भी चल रही हैं, तो उनकी जानकारी भी हमें सोशल नेटवर्किंग के उपयोग से मिलती है। तो आज हम सामाजिक जनसंचार और नेटवर्किंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सारे अकाउंट आते हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं और हमारे लिए क्यों उपयोगी है, एक टीचर के लिए इनका क्या उपयोग है। तो यदि टीचर एक्टिव है, ठीक है ना, तो वह उनका सदुपयोग करके बालकों के लिए उसका सही ढंग से उपयोग कर सकता है। और सही ढंग से उपयोग तब करेगा जब उसको नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, नई समस्याओं का ज्ञान होगा, क्योंकि कोई भी तकनीक आती है अपने साथ में कई प्रकार की समस्याओं को भी लेके आती है। लोग उसका सदुपयोग करना जानते हैं तो उसका दुरुपयोग करना भी जानते हैं। तो इसलिए हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को उसके नकारात्मक पहलू को दूर करने के उपाय भी सोचने होंगे। तो हमें अपने सामाजिक नेटवर्किंग, सामाजिक दूरसंचार के अंतर्गत में कई प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और हमें एक्टिव होकर हमारे जो सामाजिक नेटवर्क है उसको प्रभावी और उसको विकसित बनाना है। तो इसको विकसित बनाने के लिए पहला है इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसका ज्ञान हमें तब होगा, जब होगा तभी हम उसकी तरफ ध्यान दे पाएंगे। तो पहला बिंदु है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामाजिक जो नेटवर्क है वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत में बालकों में नए नए यंत्रों का प्रयोग करना, जैसे वर्तमान में ऑनलाइन क्लास हो रही है, ठीक है ना, तो अब आप दिन भर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनकी एक एक घंटे की या रेगुलर 7-8 घंटे की क्लासें होती है। अब आप 7 घंटे 8 घंटे मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठकर, कंप्यूटर के सामने बैठकर क्लासें लेते हैं तो आपका ध्यान भंग हो सकता है। तो इसके लिए आप हेडफोन का प्रयोग करते हैं, ईयरफोन का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग अन्य प्रकार के उपकरणों का, ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हम अनेक यंत्रों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक और आधुनिक प्रक्रिया कहा जाता है। आधुनिक प्रक्रिया में जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती है वैसे वैसे बदलाव होते जाते हैं। पहले ईयरफोन चले, ईयरफोन के बाद में हेडफोन, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आवश्यकता होती गई वैसे वैसे आविष्कार होते गए। फिर कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया है, यह कंप्यूटर पर आधारित प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत में कंप्यूटर के
द्वारा हम किसी समस्या जैसे दहेज है, बाल विवाह है, भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है या रिश्वतखोरी है, इन सब का मुकाबला बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आधारित होती है ये प्रक्रिया और इसके माध्यम से हम इसके प्रति बालकों में और लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम एक अभियान चला सकते हैं। तो ये कंप्यूटर आधारित। फिर वेबसाइट पर आधारित प्रक्रिया है, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। फेसबुक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ट्विटर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये सारी एक वेबसाइट के माध्यम से चलते हैं, जिसके माध्यम सहारा लेकर अपने सामाजिक ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। इसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संस्कृति से परिचय होता है और वह क्या करता है, किसी ट्विटर का सदस्य बन गया, किसी फेसबुक का मेंबर बन गया या किसी ने अपना व्हाट्सएप अकाउंट खोला है, तो इस प्रकार उसका सदस्य बनकर वह उसमें सहभागी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट इतनी रुचिपूर्ण है कि आप उसमें रुचि लेते हैं, क्योंकि रुचिपूर्ण प्रक्रिया है इसलिए है कि आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ में ही हमें इंटरेस्ट आता है। और जब हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे, एक शिक्षक होने के नाते हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे, तो हम अपने स्टूडेंट को, हम अपने विद्यार्थियों को भी वह ज्ञान बहुत ही सरल रूप में उनको प्रेषित कर सकेंगे, उनका अधिगम कर सकेंगे। इसी के साथ में आता है सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया। वर्तमान में कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण वर्तमान में आप लोगों की ऑनलाइन कक्षा ही संभव हो पाई है, क्योंकि महज 1 महीने या 2 माह कॉलेज चलने से या आपकी क्लासें होने से आपका पाठ्यक्रम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों ने, आपके कॉलेज शिक्षण संस्थाओं ने यह निर्णय लिया कि बालकों का अहित न हो। इसलिए जब से आपकी कॉलेज, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कॉलेज शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी गई है, तब से आपके शिक्षक अथक प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आपकी शिक्षा को जारी रखा जाए, जिससे आपको किसी प्रकार की हानि नहीं हो। क्योंकि जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, सामान्य होते ही 1 माह के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आपकी तैयारियां कहाँ हैं, क्योंकि आपके 3रा साल चल रहा है बीएड का, आपको 3 साल हो जाएंगे बीएड करने में। तो इसलिए सरकार भी चाहती है बच्चों का अहित न हो, शिक्षण संस्थाएं भी चाहती है कि बालकों का अहित न हो, इससे शिक्षक भी चाहते हैं बालकों का अहित न हो। तो इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया को अपने रूप में अपनाया है। किसी ने फेसबुक के माध्यम से, किसी ने यूट्यूब के माध्यम से, किसी ने गूगल मीट के माध्यम से, किसी ने जूम के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण करवाया। तो हमने यूट्यूब के माध्यम से अपना वीडियो बनाकर आप इसमें, अब वीडियो हमने बना दिया है ऑनलाइन में। अब जैसे जूम में या गूगल मीट के द्वारा, तो एक टाइम फिक्स होता है कि भाई आपको 10 बजे से 11 बजे आपकी क्लास है, तो 10 से 11 के बीच में देखना है। लेकिन ये यूट्यूब एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से आपका वीडियो इस शिक्षण संस्थाएं अपलोड कर देती। आप अपनी सुविधा के अनुसार शाम को देखो, सुबह देखो, नाइट को देखो, कभी भी देख सकते हैं। लेकिन यह देखना आपके लिए आवश्यक है। तो इससे क्या होगा, सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया। अब सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया जैसे कि आप कहीं बारात में गए और वहाँ जाकर देखा दूल्हा और उसके पिताजी दहेज की मांग कर रहे हैं, विवाह रोक रहे हैं, तो आपका क्या दायित्व
तो आप उसका विरोध करेंगे, अपने साथियों को जोड़ेंगे, ऐसा अभियान चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया है। ये फिर बाद में इसमें बड़े रूप में विस्तृत रूप से, क्योंकि इसमें सहभागिता लोगों की बढ़ती रहती है और लोगों की सहभागिता बढ़ेगी तो इसमें आइडियाज़ ज़्यादा मिलेंगे और लोग जागरूक होंगे किसी भी प्रोग्राम के प्रति, ठीक है ना। फिर वैश्विक हित संबंधी प्रक्रिया, विश्व हमारा परिवार है, हम उसके एक सदस्य हैं, इसकी भावना से यह कार्य करता है। हम यहाँ से बैठे हुए ब्रिटेन के किसी फ्रेंड से हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, फिर फ्रेंडशिप इतनी ही घनिष्ठ हो जाती है, कभी हमारी तकलीफ़ होती है, कोई समस्या होती है तो वह उसका निदान बताता है और उसकी कोई समस्या होती है तो वह हम उसकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार दूर बैठे लोगों की हम सहायता इसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर सामूहिक विचार विमर्श की प्रक्रिया, हम किसी टॉपिक पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम अपने आइडियाज़ उस पर शेयर कर सकते हैं, लोगों के विचार भी उसमें आएंगे तो हम विचारों का आदान प्रदान भी इसके माध्यम से हो सकता है। तो इस रूप से ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके माध्यम से हम अपने कार्यों में आसानी से बदलाव ला सकते हैं। तो यह हमने आज सामाजिक जनसंचार या सोशल नेटवर्किंग की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अगले में हम इसके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।